ट्वेल्थ क्लास की मैथ्स में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिफरेंशिएशन, जिससे हमारे फिजिक्स के बहुत सारे पैरामीटर डिफाइन हो जाते हैं एक शॉट में, है ना। जहां भी चेंज की बात आती है, जहां भी रेट ऑफ चेंज की बात आती है या रेट की बात आती है, हम डिफरेंशिएशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम पावर की बात करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, तो पावर को हम dw/dt दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस समय हम लोग कवर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ऑलरेडी पोस्टेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए और बिना वीडियो स्किप किए हुए, बिना स्टॉप किए हुए देखिए। आई मीन स्टॉप कर सकते हो जहां पे आपको ना समझ में आए, लेकिन पॉइंट ये है कि आप उस वीडियो को पूरा कवर करिए ताकि हम डिफरेंशिएशन पार्ट 2 पे आ जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है सव्यसाची त्रिपाठी और आप IIT चैनल पे हो। अगर आप नीट और IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीरियस हो, 2026 और 27 को टारगेट कर रहे हो, तो आ जाओ साथ में मिलके कवर करते हैं मैथ्स को और फिजिक्स को। मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स और फिजिक्स, दोनों की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं डिफरेंशियल पार्ट 2 पे। आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कवर करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के कितने डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं, हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आएंगे रोल्स थ्योरम पे, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शंस में मोनोटोनिक फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएशन को फंक्शंस में कैसे अप्लाई करेंगे, फंक्शंस के कौन से फीचर को हम एसेस कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के तरीके से। ठीक है, फिर आएंगे एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन पे, अप्रॉक्सीमेट कैसे करते हैं चीजों को, ठीक है, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बेसिकली रेट होता क्या है मैंने एग्जांपल भी दिया था अपने लास्ट वीडियो में, जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझने का मौका मिलेगा कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हम किसी चीज़ का रेट पूछते हैं, सब्जी का रेट पूछते हैं, तो वो क्या बोलता है, 50 रुपये। 50 रुपये जब वो बोलता है तो उसमें 50 रुपये केजी अंडरस्टूड है ना। तो और जब 50 रुपये केजी की बात कर रहे होते हैं तो 50 रुपये केजी में 50 रुपये पर केजी अंडरस्टूड है। पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है 1। ठीक है, 50 रुपये फॉर 1 केजी। ठीक है, तो एक तरह से अगर मैं इसको राइट डाउन करूं, ठीक है, ठीक है, तो मैं जब 50 रुपये पर केजी की बात करता हूं, रुको इस पे लिखते हैं 50 रुपये पर केजी, यानी कि 50 रुपये फॉर 1 केजी। मीन्स जितना भी अमाउंट है 2000 में जितने केजी आएंगे, मान लो कि 100 केजी आते हैं, 100 केजी नहीं, आई मीन 40 केजी आते हैं, तो मैं 2000 को जब 40 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 50 रुपए पर केजी। ठीक है, तो जब हम रेट की बात करते हैं, जब हम रेट बोलते हैं, रेट का मतलब 50 रुपए, 50 रुपए का मतलब होता है 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी का मतलब होता है 50 रुपए फॉर 1 केजी। यानी कि 2000 रुपए में अगर हम 40 केजी सामान उठा रहे हैं तो 40 से डिवाइड करेंगे। 40 को डिवाइड करने का पर्पज ये होता है कि 40 कट के 1 हो जाए और ऊपर वाला जो कट के जो भी फिगर आएगा वो मेरा रेट होता है। यानी कि जब भी हम पर की बात करते हैं तो हम रेट की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम रेट की बात कर रहे होते हैं तो एक पैरामीटर डिनोमिनेटर में होता है जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, उस 1 वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेरा न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो रेट शो करता है। तो मेरा डिफरेंशिएशन क्या करता है? बेसिकली डिफरेंशिएशन भी एक रेशियो है, dy/dx। dy डिपेंडेंट वेरिएबल है, dx मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक स्लाइट चेंज के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज होता है उस रेशियो को हम dy/dx से दिखाते हैं। तो dy/dx बेसिकली रेट दिखाता है। अब हम इस रेट वाले फीचर का इस्तेमाल हम फिजिक्स में कहां कहां करते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, t टाइम में वो मूव कर रहा है और s डिस्टेंस चलता है, तो बेसिकली जो चेंज है ds विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम में अगर हम छोटा सा स्लाइड चेंज dt करते हैं और डिस्टेंस में छोटा सा चेंज ds होता है, ये क्या चीज दिखाता है? बेसिकली वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अगर सपोज वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक पार्टिकुलर टाइम में एक पार्टिकुलर डिस्टेंस ही चलेगा। वो पॉइंट ऑफ टाइम हम कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। हम 5वें सेकंड में ले रहे हैं, 1 सेकंड ऐड कर रहे हैं, तो इस 1 सेकंड में वही डिस्टेंस चलेगा जो मेरा 8वें सेकंड में, 8 सेकंड में 1 सेकंड ऐड करते हैं, तो इस 1 सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा, यानी हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकंड में उतना ही चलेगा अगर वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट स्पीड से एक्सेलरेट हो रही है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मेरा स्पीड आएगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड की हम बात नहीं कर रहे, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन बेसिकली एक पार्टिकुलर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दिखाता है। तो v इज इक्वल टू ds/dt हो गया। अब t टाइम में अगर मान लो एक्सेलरेटेड मोशन है, t टाइम में अगर मेरा वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम एक्सेलरेशन को दिखाते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन को हम dv/dt कहते हैं, ठीक है। जब हम रेट की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में एक पैरामीटर होता है, रेट बोलते ही सबसे पहला जो दिमाग में जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर में क्या है। यहाँ पे टाइम है, वहाँ पे जब हम 50 रुपये kg की बात कर रहे थे तो वेट था, डिनोमिनेटर में क्या था? वेट था। यहाँ पे मेरा क्या है? डिनोमिनेटर में टाइम है। तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी हो गई ds/dt, एक्सेलरेशन हो गया dv/dt, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्स। फोर्स क्या होता है? बाय डेफिनेशन फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे? फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम P से दिखाते हैं, और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो वो d/dt ऑफ mv। मास कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट होगा नहीं। अगर एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट लगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वेरिएबल डिफरेंशिएट हो जाता है। तो मास इनटू dv/dt। और dv/dt क्या होता है? वेलोसिटी को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है मेरा एक्सेलरेशन, अभी पढ़ा था। तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ध्यान रहे कि यूजली क्या होता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तब तो ये ए जो है ये यूनिफॉर्म है, ये इस पॉइंट या उस पॉइंट पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हर जगह पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है तो ए जो है मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि फोर्स भी आएगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स आएगा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि फोर्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और मोमेंटम तो चेंज हो ही रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया मेरा? फोर्स हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे ही रेट की बात करें, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। फिजिक्स में ज्यादातर पैरामीटर डिफरेंशिएट होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर कहीं पे कुछ चेंज है तो आप उस चीज को ध्यान रखने वाली बात है। सच बताओ तो जब आप पढ़ोगे थॉरोली ना, तो आपको चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हम करंट क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि टी टाइम में कितना चार्ज गया, यानी कि डिफरेंशियल टी टाइम में, dt टाइम में एक पार्टिकुलर सेक्शन से dq चार्ज गया तो वहां पे करंट कितना फ्लो हुआ? dq/dt। इलेक्ट्रिक में एप्लीकेशन देख लिया हमने। इसी तरह से पावर क्या होता है? पावर होता है रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि हम कितना काम किए 15 सेकंड में और कितना काम किए 5 सेकंड में। अगर हम सेम वर्क को सिर्फ 5 सेकंड में कर देते हैं तो हमारी पावर बहुत ज़्यादा है। अगर हम सेम वर्क को 5 घंटे में करते हैं तो हम बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं, बहुत ही लेथार्जिक है, हमारे अंदर पावर गई है, पावर है ही नहीं। तो पावर क्या होता है? वर्क का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रेट ऑफ वर्क डन को हम पावर बोलते हैं। तो ये मेरा डिफरेंशियल के एप्लीकेशन है, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जब फिजिक्स में आप थॉरोली और ब्रॉड लेवल पे पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे और भी एप्लीकेशन मिलेंगे डिफरेंशिएशन के। जहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है वहीं पे इंटीग्रेशन भी
एक रोल प्ले करने लगता है, क्योंकि जिस वेरिएबल को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और जो नया वेरिएबल आ रहा है उसको इंटीग्रेट करके पिछला वाला वेरिएबल निकाल सकते हो। फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन देखेंगे, यहां पे हम इसको लिमिट करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। सपोज ये मैंने रेडियस लिया, रेडियस को मैं चेंज कर रहा हूं पर सेकेंड, यानी कि रेडियस जो है मेरा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर ऐड हो रहा है। तो मेरा एरिया किस रेट से चेंज होगा? एरिया और रेडियस की एक रिश्तेदारी है, रेडियस अगर चेंज करेंगे तो एरिया भी चेंज होगा, रेडियस अगर चेंज करेंगे तो पेरीमीटर भी चेंज होगा। यानी कि एरिया और पेरीमीटर की भी रिश्तेदारी है, एरिया और रेडियस की भी रिश्तेदारी है। रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया कैसे नहीं चेंज होगा? एरिया भी चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो हम फिगर आउट करते हैं। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? यहाँ पे कैपिटल आर लगते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर लिया। हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या क्वेश्चन पूछा है? रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो हम डी ए बाई डी टी कर देते हैं, यही रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर स्क्वायर को, सॉरी डी टी नहीं, डी आर, आर के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, तो ये आ जाएगा 2r, नहीं सॉरी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्यों टी के रिस्पेक्ट में करेंगे? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। पर सेकेंड का मतलब हुआ पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में हमको एरिया का चेंज निकालना है। डी ए बाई डी टी क्या हो गया? ए इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू दे दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर डालेंगे तो 6 पाई आर। ये मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया। देखने वाली बात यह है कि एरिया का जो चेंज है वो वेरिएबल है, एरिया का चेंज कांस्टेंट नहीं है। और किस पे वेरी कर रहा है? आर पे वेरी कर रहा है। हर सेकंड आर चेंज हो रहा है। एक पार्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकुलर आर के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अलग होगा, और डिफरेंट टाइम और किसी और टाइम पे हम किसी और आर के लिए बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डिफरेंट होगा। क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। द रेट ऑफ चेंज इन एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। रेडियस जब 10 सेंटीमीटर होगा तो डी ए बाई डी टी क्या होगा? 10 यहाँ पे रख देंगे, तो 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 60 पाई। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज का डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को हम 3 फॉर्म में दिखाते हैं। 3 इक्वेशन होते हैं, एस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली नहीं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, मान लो s को मैं एक फंक्शन से डिफाइन कर रहा हूं, s इज इक्वल टू मैं 3t क्यूब प्लस 60 लिख रहा हूं, 60। ठीक है, तो ये एक फंक्शन से डिफाइन हो रहा है। इन दैट केस डिफरेंशिएशन एक ही सहारा है आपके पास। इस केस में वेलोसिटी निकालने के लिए, इस केस में एक्सेलरेशन निकालने के लिए। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ds बाई डी टी 9t स्क्वायर प्लस 6। देखो मैं इस अलग अलग टर्म्स का डिफरेंशिएशन नहीं सिखाऊंगा, वो मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वहां जाके देखो टी क्यूब को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, 9t स्क्वायर प्लस 6, टी की वैल्यू डालते जाओ, वी की वैल्यू निकालते जाओ। v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो क्या होगा? डी एस बाई डी टी, यानी कि सॉरी डी बी बाई डी टी, यानी कि वेलोसिटी वाले फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 18t। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन 0 होगा, t इज इक्वल टू 1 पे 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा।
t इज इक्वल टू 2 पे 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, t इज इक्वल टू 3 पे 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक तरह से अलग अलग सेकंड पे देखें तो 18 का टेबल हमको पढ़ते जाना है। तो जहां पे मेरा s एक फंक्शन से गवर्न हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, टाइम का फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, वहां पर हमारे पास डिफरेंशिएशन इकलौता रेमेडी है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दूसरे जो तरीके होंगे बहुत ज्यादा एनालिसिस, बहुत इलॉबरेट होंगे, तो हमें इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन था, मुझे काफी पसंद आया था कि अ वेरिएबल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इज r टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल, देन दैट एंगल इज। मैंने ठीक है, सॉरी, मैंने एक सर्कल लिया, एक इनस्क्राइब्ड ट्रायंगल मैंने इसमें ले लिया। पॉइंट ये है कि पूछा क्या है, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर बिना समझे मूव ऑन कर जाओगे तो क्वेश्चन 100% गलत करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्या लिखा है। अ वेरिएबल ट्रायंगल, ट्रायंगल वेरिएबल है, ट्रायंगल चेंज हो रहा है, इज इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस r। सर्कल का रेडियस r जो है दिया हुआ है, ठीक है, सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है, यानी कि तीनों साइड से हम देखें तो r ही आएगा। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड इज r टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल, अगर मैं एक ए बी सी लूं, एंगल ए के अपोजिट साइड ए लूं, बी के अपोजिट बी लूं, सी के अपोजिट सी लूं, ठीक है, तो एंगल का चेंज का रेट जो है ए के चेंज के रेट के से कैसे रिलेट कर रहा है, r टाइम्स है। जो लिखा है कि इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड, यानी कि dA बाई dt इज इक्वल टू r टाइम्स d एंगल a बाई dt, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, देन दैट एंगल इज, उस एंगल की वैल्यू बतानी है, यानी कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ये रेट r टाइम्स हो रहा है, तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे एंगल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो दो चीजें पढ़ो। सबसे पहले तो फैक्ट्स क्या क्या दिए हुए हैं, डेटा क्या क्या आपके पास है, ठीक है, दूसरा पूछा क्या है, और बीच में एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन से एक इक्वेशन डिराइव होगा, उस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। इस इक्वेशन और सोल्यूशन के बीच में जो चीजें आती हैं वो आती है कि तुम्हारी पॉकेट में हथियार क्या क्या है। इनस्क्राइब्ड सर्कल कभी पढ़ा है, इनस्क्राइब्ड सर्कल के सारे फीचर्स पता है, अगर नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों के साथ मैंने देखा है कि उनके साथ जो प्रॉब्लम है कि वो 11th क्लास में कैलकुलस सॉल्व करने आ गए, लेकिन वो 9th, 10th और 8th क्लास की मैथमेटिक्स उनको क्लियर नहीं है, यानी कि उन्होंने ट्रायंगल से खेलना ही नहीं सीखा, सर्कल से खेलना ही नहीं सीखा, और वो सीधा 11th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि वो IIT क्रैक कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं क्रैक कर पाओगे, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप अपनी वीकनेस को दूर करो। अगर नहीं पढ़ा है, अगर आपको अभी भी लगता है कि या उस समय की मैथ्स में आपको दिक्कत है, तो मैं आपसे फिर सजेस्ट करूंगा कि जाकर ज्योमेट्री फिर से पढ़कर आओ। सर्कल के साथ आपको खेलना आना चाहिए, सर्कल के सारे आपको थ्योरम्स पता होने चाहिए, कोरोलरीज थ्योरम्स पता होने चाहिए, ट्रायंगल के साथ आपको खेलना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब चीजें फिंगर टिप पे होंगी, मेजर चीजें तो फिंगर टिप पे आ जानी चाहिए, जो छोटी मोटी बातें हैं वो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी। इस चीज में आप एक ही चीज कर सकते हो कि पहले तो बैकग्राउंड आप रिवाइज करो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितना ज्यादा मैथ सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा मैथ सॉल्व करो, 11th क्लास की मैथ सॉल्व करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 7th, 8th और 9th की मैथ सॉल्व करो, 11th क्लास की मैथ्स में उसके एप्लीकेशंस आएंगे, उस एप्लीकेशन को यूज कर करके 11th क्लास की मैथ सॉल्व करो। जितना एक्सपोजर होगा आपका, उतना ज्यादा ये चीजें आपके फिंगर टिप पर आ जाएंगी। ठीक है, हम आते हैं इनस्क्राइब्ड सर्कल में। इनस्क्राइब्ड सर्कल में एक फीचर होता है, वो क्या होता है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 1 सेकेंड सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसका हाफ एंगल सर्कल के पेरीफेरी पे बनाता है, एक साइड में, सेम साइड में। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सेकंड इधर भी तो बना सकता है, इस एंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस साइड में उसका सेंटर है, उस साइड में जो सेंटर पे एंगल बना रहा है उसका ठीक हाफ एंगल उसके पेरीफेरी पे एंगल बनाता है। यानी कि मैं ऐसे कर लूं या यूं करके ड्रॉ कर लूं, ये थीटा जो है हमेशा थीटा रहेगा अगर ये बीच में 2 थीटा बना रहा है।
सेकंड का साइज फिक्स है, सेकंड जो है एक पार्टिकुलर एंगल ही सबटेंड करेगा सेंटर पे, उस एंगल का हाफ वो सबटेंड करेगा पेरीफेरी के किसी भी पॉइंट पे। इसीलिए सेकंड के एक साइड में जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं पेरीफेरी पे, तो किसी भी पॉइंट पर हमेशा वो एंगल सेम होता है और उसकी वैल्यू सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इस ट्रायंगल में आते हैं। ये आर है, ये आर है, ये 2 थीटा, मान लो ये थीटा था, ये 2 थीटा हो गया, 2 थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इधर आ रहे हैं दोनों साइड इक्वल हो गए आर और आर, तो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया 180 माइनस 2 थीटा बाई 2, और ये एंगल भी वही हो गया 180 माइनस 2 थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू निकालें तो 90 माइनस थीटा हो गया, ये भी 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, साइन रूल लगा देंगे किसी ट्रायंगल में, यानी कि इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन रूल लगाऊं, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा क्लियर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा 90 माइनस थीटा हो गया, ये मेरा 90 माइनस थीटा हो गया, ये मेरा 2 थीटा हो गया, ये मेरा ए था, ये आर और आर है। तो अगर मैं साइन रूल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू आर अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, यही होगा। तो ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, इस एंगल को मैं ए मानूंगा जिसको मैं 2 थीटा वैल्यू देता हूं, साइन 2 थीटा, तो ए अपॉन साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और ए की वैल्यू या आर की वैल्यू ए अपॉन 2 साइन थीटा है। ये मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया, ये रिलेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, कहीं पे भी और देखोगे। वो क्यों मिलेगा, क्योंकि ये एक तरह से एक डेरिवेशन है जो आप 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप भले ही भूल गए 8th या 9th 10th में जब भी ये इनस्क्राइब सर्कल आया होगा, इनस्क्राइब सर्कल के फीचर्स में ये आता है कि इनस्क्राइब सर्कल में साइड जो होता है वो किस तरह से रेडियस से रिलेट करता है। ये थीटा कौन सा एंगल था, ए के अपोजिट वाला एंगल था, तो ए का जो साइड है और उसके अपोजिट वाला एंगल है आर से कैसे रिलेट करता है इनस्क्राइब सर्कल में, ये फॉर्मूला होता है, इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला। आपके लिए मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हटाते हैं आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं वेरिएबल ट्रायंगल इन इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस आर इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड ये हो गया इज आर टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल। बस ये इक्वेशन लिखने की देर थी, क्वेश्चन सॉल्व है। ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 2r साइन थीटा, डिफरेंशिएशन वाला ग्राइंडर चला दो, dA बाई किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में dt इज इक्वल टू 2 r साइन थीटा को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, r टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल, r को मैं कांस्टेंट मानता हूं, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगी डिफरेंशिएट करने पे, और इनटू d थीटा बाई dt होगी। ठीक है, अब हम ये लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड r, हमको क्या निकालना है, देन दैट एंगल निकालना है थीटा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड r इज r टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल, dA बाई dt जो है r टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ अपोजिट एंगल है, इज इक्वल टू 2r cos थीटा इंटू d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, cos थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री, π/3। ठीक है, तो ये था मेरा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, देखा जाए तो सिर्फ ये इक्वेशन में ही सारा ट्रिक था, ये इक्वेशन पता होना चाहिए था। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप नहीं पढ़े हो या आपको चीजें भूल रही हैं तो रिकैप कर लो, इसका जब यूज होगा आपके सामने तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे, ठीक है,
फिजिकल मीनिंग में आते हैं, डिफरेंशिएशन क्या चीज कैसे शो करता है। देखो, डिफरेंशिएशन बेसिकली दो वेरिएबल में रिलेशन को डिफाइन करता है। और जब हम दो वेरिएबल की बात करते हैं तो हम जब दो वेरिएबल की बात करते हैं तो एक मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट और डिपेंडेंट में आई मीन मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कन्वेंशन है। हम y को भी डिपेंडेंट बोल सकते हैं, x को इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, मानी x इंडिपेंडेंट होता है, y को हम डिपेंडेंट बोल सकते हैं, इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। हम y को इंडिपेंडेंट बोल दें, x को डिपेंडेंट बोल दें। बट पॉइंट है ये है कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जो डिजाइंड है वो इस कन्वेंशन पे डिजाइन है कि हम x को ही इंडिपेंडेंट लेते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो यूजली हॉरिजेंटल एक्सिस पे होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y एक्सिस होता है। तो हमने ये कन्वेंशन अडॉप्ट कर रखा है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप फिजिक्स में जाते हो। जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट होता है, टाइम वेलोसिटी पे नहीं डिपेंडेंट होता है। 5 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड वेलोसिटी का वेरिएशन इंडिपेंडेंट चल रहा है और अलग अलग वेलोसिटी के अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग आ रही है। यानी टाइम का जो चेंज है वो थ्रू आउट अपना इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, उसको हम छेड़ नहीं सकते। तो यहां पे समझ में आता है कि इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है। ठीक है, जब हम वर्क की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं तो या फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तो बात कर ही रहे हैं, तो इसमें भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे कि वर्क मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वर्क और पावर के बीच में बात कर रहे हैं। पावर जो है डिफाइन हो रहा है वर्क से, तो पावर जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y एक्सिस पे दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x एक्सिस पे दिखाते हैं और इन दोनों के बीच में कुछ कर्व ड्रॉ हो सकता है। मान लो ये कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन कनेक्ट्स हाउ द क्वांटिटी चेंजेस लोकली एट एन इंस्टेंट। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज निकलता है डिफरेंशिएशन, उसके चेंज को हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे हम चेंज देखें तो यहां पे ये इसका स्लोप है, ये थीटा एंगल हो गया tan थीटा, और यहां पे ये स्लोप होगा, ये अल्फा एंगल हो गया tan अल्फा। यहां का डिफरेंशिएशन tan अल्फा आएगा, यहां का डिफरेंशिएशन tan थीटा आएगा। मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन ना कि सिर्फ रेट ऑफ चेंज को दिखाता है, डिफरेंशिएशन लोकल जो है स्लोप को भी दिखाता है। तो जब स्लोप मेरा हाई है, tan अल्फा की वैल्यू हाई है, tan अल्फा अल्फा के साथ वेरी करता है, एक पार्टिकुलर रेंज में अल्फा की इंक्रीजिंग के साथ tan अल्फा भी इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। यानी कि जैसे जैसे मेरा एंगल बड़ा हो रहा है वैसे वैसे मेरा tan अल्फा बड़ा हो रहा है। और अ स्मॉल स्लोप अ लार्ज स्लोप रैपिड चेंज, जब मेरा स्लोप ज्यादा होता है तो चेंज रैपिड होता है। यानी कि इस डिफरेंस में, इस इंटरवल में, मान लो ये इंटरवल का यूनिट मान लो 2 है, मैं y मेरा ज्यादा वेरी किया, लेकिन जब थीटा कम है तो सेम इंटरवल मैं लेता हूं 2, उसमें मेरा y बहुत छोटा सा वेरी किया। ठीक है, तो स्लोप ज्यादा होता है यानी कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव अगर मेरा हाई आ रहा है तो चेंज रैपिड हो रहा है, डेरिवेटिव अगर मेरा लो आ रहा है तो चेंज मेरा स्लो हो रहा है। मतलब स्मॉल स्लोप मीन्स स्लो चेंज एंड शार्प हाई स्लोप मीन्स रैपिड चेंज। ठीक है, तो स्मॉल स्लोप का मतलब होता है स्लो चेंज होता है, लार्ज स्लोप का मतलब होता है रैपिड चेंज होता है। यानी कि डिवाइड बाई डीएक्स अगर स्मॉल है, डिवाइड बाई डीएक्स मेरा स्लोप दिखा रहा है, डिवाइड बाई डीएक्स अगर स्मॉल है तो मेरा चेंज धीरे 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 हो रहा है, और अगर डिवाइड बाई डीएक्स लार्ज है तो बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, थीटा इस तरफ जब बढ़ता है तो मेरा tan थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में मेरा tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। एटलीस्ट 0 से π/2 में तो मेरा इंक्रीज हो रहा होता है, यानी कि dy बाई dx जितना मेरा हाई होगा उतना ज्यादा मेरा चेंज जो है मेरा रैपिड होगा। इसके आगे जाते ही मेरा स्लोप निगेटिव हो जाता है, यानी कि ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, स्लोप मेरा निगेटिव हो जाता है। जैसे ही हम इधर जाएंगे तो अब मेरा एंगल ये आएगा, तो मेरा जब 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो मेरा स्लोप निगेटिव हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है,
जीरो डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? अगर मैं ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, dy बाई डी एक्स अगर जीरो है तो क्या मतलब है? dy बाई डी एक्स जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि छोटे से चेंज dx के रिस्पेक्ट में y चेंज हो ही नहीं रहा है। y चेंज ना होने का मतलब है y कांस्टेंट होना, और y कांस्टेंट कब होता है? जब कर्व x एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी कि इस x पे y की वैल्यू हमेशा सेम आती है। ठीक है, तो y चेंज नहीं होता है तो dy जीरो होता है। dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब ये है कि नो चेंज इन y और नो चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब है कि डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब है कि जो कर्व का ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अगर पूरा ग्राफ नहीं है तो एटलीस्ट उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो ये ऐसे कर्व जा रहा था, यहां पे ये ऐसे हुआ और फिर ऐसे निकल गया, तो ये इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ये कर्व हॉरिजेंटल है। ठीक है, dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब ये होता है। dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब ये होता है कि एंगल जो है वो x एक्सिस पे ही बन गया, यानी कि एंगल जीरो हो गया, थीटा की वैल्यू जीरो हो गई, तभी मेरा tan थीटा की वैल्यू जीरो आती है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो मेरी जीरो आ जाती है। तो dy बाई डी एक्स जीरो होने का मतलब क्या है कि मेरा x एक्सिस के पैरेलल कर्व है, डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा चेंज नहीं हो रहा है और थीटा की वैल्यू जीरो है। ठीक है, ठीक है, जीरो डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अप्रोक्सीमेशन एरर पे आते हैं। अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं? अप्रोक्सीमेशन मीन्स छोटे से x के वेरिएशन से y में क्या वेरिएशन हो सकता है, यानी कि x में अगर छोटा सा एरर है तो करस्पॉन्डिंग y में क्या एरर होता है, वही हम dy बाई डी एक्स से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जहां पे मेरा डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। ठीक है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं? y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। लिमिट वाले केस में y प्लस डेल्टा वाई को हम क्या लिख सकते हैं? f x प्लस डेल्टा एक्स, f को ही हम y लिखते हैं, माइनस y को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। यहां से हम एक फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। कैसे डेराइव करेंगे? इसको भी हटाओ भाई, सॉरी क्या करता हूं मैं भी। ठीक है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स। मैं इसको डेल्टा एक्स को इधर लेकर जाता हूं तो ये होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि x में छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं डेल्टा एक्स, तो y की वैल्यू क्या बनेगी वो हम इनिशियल y में कुछ कुछ ऐड करके हम निकाल सकते हैं। हम इस चीज को हम अभी क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे कैसे हम करते हैं। ये चीज यूज होती है एरर्स फाइंड करने में कि अगर मेरा किसी चीज में 1% एरर हो गया, 2% एरर हो गया, तो टोटल आउटपुट में कितना एरर आएगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा चीज अप्रोक्सीमेशन में यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे अंडर रूट 125 क्यूबिक रूट 125 की वैल्यू पता है, मुझे क्यूबिक रूट 127 की वैल्यू निकालनी है, तो x में जो डेल्टा x आ रहा है मेरा 2 का है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। ये अप्रोक्सीमेशन और एरर दोनों में यूज होगा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो।
इस फॉर्मूले को हम ओरिजिनली यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल, like find the percentage error in calculating the volume of cubical box if an error of 1% is made in measuring the errors of side of cubes. measuring the side of cube, ये error गलत आ गया, I mean डिलीट हो सकता है ये, शायद नहीं, कोई बात नहीं, मेरा पूरा स्लाइड डिलीट हो जाएगा। तो आते हैं, फाइंड द परसेंटेज इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम। पहले तो वॉल्यूम होता क्या है, क्यूब के केस में ए क्यूब होता है, ए जहां पे साइड है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं dv बाई डी कर देता हूं, ए के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये मेरा आ जाएगा 3a²। तो dv इज इक्वल टू 3a² इंटू dA है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इफ एन एरर ऑफ 1% इज मेड इन क्यूब, साइड ऑफ क्यूब पे मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है, तो मैं dv अपॉन v कर दूंगा, तो मेरा v में परसेंटेज आ जाएगा, यहां पे dv अपॉन v कर दूंगा, दोनों तरफ v से डिवाइड कर दूंगा, तो dv अपॉन v मेरा क्या आएगा, dv अपॉन v इंटू 100 करेंगे तो मेरा डेल्टा v परसेंट में आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे मैं a की v की वैल्यू रखूंगा a क्यूब रखूंगा तो 3 अपॉन a² आ जाएगा इंटू dA अपॉन, सॉरी 3 अपॉन a आ जाएगा, dA अपॉन a, 3 dA अपॉन a, dA अपॉन a को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, आखिर यहाँ पे परसेंटेज में मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, dA अपॉन a इंटू 100 क्या हो गया 1%, जो मेरा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। 1% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3% एरर आ जाएगा, यानी कि डेल्टा v अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो 3% आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को वीडियो स्टॉप करके फिर से इसको समझना, ठीक है, कि मैंने 1% के एरर में, अगर a में 1% एरर आ रहा है तो मेरा वॉल्यूम में कितना परसेंट का एरर आएगा, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, कैसे एनालाइज किया है, इस क्वेश्चन को आप स्टॉप करके देखना। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ t इज टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ l, t का रिलेशन है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, जहां पे g कांस्टेंट होता है, 2 पाई कांस्टेंट होता है। अगर आपने पेंडुलम पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपने ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। फाइंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन t इफ लेंथ इज इंक्रीज बाई 1% बाई मिस्टेक। अगर मिस्टेक से लेंथ जो थी ना मेरी, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर थी, गलती से 1% ऐड हो गया उसमें एरर, यानी कि 10.1 आ गया मेरा, तो मेरा टाइम पीरियड में कितना डिफरेंस आएगा इस फॉर्मूले से, वो हमको निकालना है। कुछ नहीं करना है, रिलेशन दिया है, डिफरेंशिएट कर देना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। t इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी, हम कॉन्स्टेंट को एक पास कर लेते हैं, अंडर रूट एल मेरा एल वेरिएबल है मेरा, तो मैं dt बाई डी एल करूंगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी, अंडर रूट एल को मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, l टू पावर 1/2 में -1 होगा तो -1/2 अंडर रूट एल, यही आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई अपॉन अंडर रूट जी डी टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन अंडर रूट एल हो गया। ठीक है, मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो डी टी अपॉन टी करना पड़ेगा, इसको अपॉन टी करूंगा, टी की ओरिजिनल वैल्यू लिखता हूं 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी इंटू अंडर रूट एल। 2 पाई अपॉन अंडर रूट जी, पाई अपॉन अंडर रूट जी कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, और डी एल अपॉन अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल, यानी कि डी एल अपॉन एल आ जाएगा, यानी कि माइनस डी एल अपॉन एल आ गया। डी टी अपॉन टी ये मेरा रिलेटिव एरर है, डी टी मेरा एब्सोल्यूट एरर है, डी टी अपॉन टी मेरा रिलेटिव एरर है, और डी टी अपॉन टी इंटू 100 जब हम कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखना, अभी मैं लिख देता हूं। ठीक है, डी एल अपॉन एल कितना था, 1% था, 1% का एरर इंक्रीज्ड है, यानी कि मैं पॉजिटिव एरर, इंक्रीज को अगर मैं पॉजिटिव एरर बोलूं तो 1% अगर मेरा इंक्रीज होता है तो डी एल अपॉन एल इंटू 100 इसको कर देंगे, तो मैं इसको करता हूं टी परसेंटेज, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डी एल अपॉन एल भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी एल अपॉन एल इंटू 100, यानी कि ये भी डी एल परसेंटेज हो जाएगा, और डी एल परसेंटेज क्या था 1%, यानी कि 2
यानी कि 0.5% आएगा। ठीक है, यानी कि 0.5% से मेरा टाइम पीरियड बेसिकली, अगर 1% मेरा गलती से बढ़ गया है तो मेरा टी भी 1% ज़्यादा आएगा, सॉरी 0.5% से मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि dy बाई डी एक्स जो होता है उस कर्व का स्लोप बताता है, टेंजेंट का स्लोप बताता है। यानी कि अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मैं अगर स्लोप का टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहूँ तो मैं उसको सिंपली डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट की वैल्यू डाल सकता हूँ जहाँ पे मेरा स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। जो मैंने ऑलरेडी बताया था, tan थीटा क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है एक पार्टिकुलर पॉइंट x1 y1 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं। अब जब हम स्लोप निकाल लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, हमें x1 y1 पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से लाइन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर निकाल लिए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना कौन सा बहुत टफ है, क्योंकि हमने पढ़ा है दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो मैं m1 m2 की वैल्यू निकालूंगा तो -1 अपॉन m1 आ गया। m1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, उस पार्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू डाल दो। अगर मुझे एक पार्टिकुलर लाइन का स्लोप पता है m2 और ये पता है कि ये पॉइंट जो है x1 y1 इस पे लाई करता है, तो मैं उस लाइन का इक्वेशन भी डिराइव कर सकता हूं। तो लाइन का इक्वेशन अगर मैं किसी पार्टिकुलर कर्व पे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन पूछता है, आप यहां से निकाल सकते हो, उसको डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप निकाल सकते हो और उस पार्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू डालकर आप उसका इक्वेशन बना सकते हो। पहली बात, वो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल में, यहां पे मैं आपको एप्लीकेशन समझा रहा हूं। दूसरी चीज, उसी m1 से आप m2 निकाल सकते हो नॉर्मल का स्लोप, और m2 का अगर आपको स्लोप पता चल m2 पता चल गया, यानी नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, तो आपको पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है, नॉर्मल का इक्वेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व ay स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब द नॉर्मल एट विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। एब्सिसा क्या होता है बेटा? मैंने इस क्वेश्चन को पार्टिकुलरली सिलेक्ट किया है इस वर्ड की वजह से, बहुत सारे बच्चों को एब्सिसा का मतलब नहीं पता, थोड़ा सा जार्गन टाइप का वर्ड है और रेगुलर यूज में नहीं आता। इन जनरल हम x और y की बात करते हैं, जो x होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और जो y होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की लर्निंग है उससे डिफर करके ये दो पॉइंट की भी लर्निंग आप नोट डाउन करना है कि x को एब्सिसा बोलते हैं, y को ऑर्डिनेट बोलते हैं। कहीं भी अगर आपसे ऑर्डिनेट पूछेगा तो आपसे y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। एब्सिसा पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट पूछेगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ay स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब था। मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन चला दो। सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, यानी कि m1 निकालते हैं। m1 क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया 2ay dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर देंगे 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं m1 की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2ay आ गया। मुझे निकालना है m2, यानी कि मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, m2 की वैल्यू -1 अपॉन m1 होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा -2ay अपॉन 3x स्क्वायर। समझने वाली बात यह है कि लिखा हुआ है द नॉर्मल एट विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब यह होता है कि या तो नॉर्मल ये लाइन होगी या तो नॉर्मल ये लाइन होगी। ठीक है, या तो ये दोनों बराबर होंगे या फिर ये और ये बराबर होंगे। तो दोनों ही केस में अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये 135 डिग्री बनेगा, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये 45 डिग्री एंगल बनेगा। या तो 10 45 डिग्री नॉर्मल का स्लोप आएगा या तो 10 135 डिग्री नॉर्मल का स्लोप आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू +-1 आ सकती है। ठीक है, हम माइनस साइन को हटाने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, नॉट एग्जैक्टली माइनस साइन को हटाने के लिए, बट मुझे 2ay है
यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो मुझे वाई स्क्वायर यहाँ पे लाना है। तो मैं इसको जब स्क्वायर करूंगा तो मेरा 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 9x क्यूब, 9x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे एक्स क्यूब बाई ए, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 4a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई ए, 9a एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब से एक्स टू पावर 4 कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स को इधर लेके जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 9a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आएगी 4a अपॉन 9। ठीक है, 4a अपॉन 9 आया, 4a अपॉन 9 फोर्थ आंसर है मेरा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं नॉर्मल निकालने में, नॉर्मल का स्लोप निकालने में या टेंजेंट निकालने में। ठीक है, ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The equation of tangent drawn from the point A, 2a, 3a to the parabola y square minus 4 y square is equal to 4x is equal to 0। ये इन चारों में से कौन सा इक्वेशन होगा? प्राइमा फेसिया में मुझे ऐसा लगा था कि ये पॉइंट पैराबोला पे ही लाई करता है, यानी कि पैराबोला के एक पार्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, उस कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ होने वाले टेंजेंट का इक्वेशन पूछा है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2a और 3a की वैल्यू जब आप इसमें y स्क्वायर इक्वल टू 4x में डालोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। y स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर, 4a x की वैल्यू 2a डालेंगे तो 8a स्क्वायर आ जाएगा। तो 9a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8a स्क्वायर। उसी केस में हो सकता है जब a की वैल्यू 0 हो, अगर a की वैल्यू 0 कर देंगे तो पैराबोला का इक्वेशन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो पॉइंट ये है कि ये पॉइंट आउटसाइड है, ये पॉइंट में भी यहां पर है। मान लो ये 2a, 3a ये पॉइंट है, यहां से मैंने एक पैराबोला ड्रॉ किया, यहां से एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया पैराबोला पे, उस टेंजेंट का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजियर तरीका है कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करें। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। आप ऐसे समझ लो कि x और y दो वेरिएबल हम लेते हैं पैराबोला के किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। हम इसकी जगह पे एक वेरिएबल t में भी डिफाइन कर सकते हैं, और किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आता है वो 80 स्क्वायर और 280 होता है, जिसमें वेरिएबल सिर्फ t है, a कांस्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। 80 स्क्वायर और 280 को अगर आप इसमें रखोगे तो x की जगह पे 80 स्क्वायर रखोगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, और y की जगह पे 280 का होल स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये पॉइंट किसी भी कंडीशन में इसको सेटिस्फाई करेगा, t की वैल्यू चाहे जो भी हो। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते हैं। हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे टेंजेंट का स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, जो हम हमेशा से करते आए हैं, हम क्या करेंगे, हम इस पैराबोला के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन 4a अपॉन 2y यानी कि 2a अपॉन 2y आ जाएगा। y की वैल्यू यहां से रख देते हैं 280, तो 2a अपॉन 280 रखेंगे, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन t जो है टेंजेंट का मेरा स्लोप आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे आपके लिए डिराइव कर रहा हूँ। जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ोगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हम 80 स्क्वायर और 280 लेते हैं, तो उस पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप होता है 1 अपॉन t होता है। ये चीज़ें हमें मेमोराइज करके चलनी होती है, क्वेश्चन में हमको डिराइव नहीं करना होता है। लेकिन फिलहाल हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन t है, यानी कि m स्टैंड्स फॉर मास, नो, m स्टैंड्स फॉर स्लोप। m इज इक्वल टू 1 अपॉन t होगा। अगर m इज इक्वल टू 1 अपॉन t है तो फिर टेंजेंट का इक्वेशन क्या बन सकता है, हमारे पास दो पॉइंट है 2a, 3a, 80 स्क्वायर 280। हम एक पॉइंट और स्लोप को पकड़ के हम इक्वेशन को राइट करते हैं, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट डालकर, क्योंकि वो लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट डालकर सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे और t की वैल्यू निकालेंगे। t की वैल्यू आते ही हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप, यानी कि m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस वन क्या हो जाएगा, y माइनस 280, इसको सॉरी
y माइनस 280 इज इक्वल टू एम, एम का मतलब 1/t x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, t को हम ऊपर लेके जाते हैं तो टी वाई माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे या माइनस 280 स्क्वायर को इधर लेके चलें तो आ जाएगा 80 स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू भी रख देते हैं ना 80 स्क्वायर, टी वाई माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। तो हम टी वाई माइनस 280 स्क्वायर को इधर लाएंगे तो सॉरी टी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 280 स्क्वायर को इधर लेंगे तो एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इस इक्वेशन में ये पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए तो 2a और 3a की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू 3a रखते हैं तो 3a t इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2a रखेंगे 2a माइनस 80 स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो यहां से अगर हम डिराइव करेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा 80 स्क्वायर प्लस 380 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम t की वैल्यू निकालते हैं, तो 80 स्क्वायर प्लस 380 माइनस 2a मीन्स 80 स्क्वायर प्लस 280 प्लस t माइनस 2a 380। y माइनस y1 280 स्क्वायर x माइनस 80 स्क्वायर तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर सॉरी ये प्लस 80 स्क्वायर होगा तो 80 स्क्वायर माइनस 380, ये माइनस 380 होगा 80 स्क्वायर माइनस 380 प्लस 2a सॉरी माइनस 2a माइनस 380 80 स्क्वायर माइनस 380 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। माइनस 380 को हम माइनस 280 80 स्क्वायर माइनस 280 माइनस t माइनस 80 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। हम इसको फैक्टराइज करते हैं 80 स्क्वायर में से 80 कॉमन हो जाएगा, 80 कॉमन हो जाएगा t माइनस 2 यहाँ पे माइनस a कॉमन हो जाएगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मैं 80 माइनस a इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। t की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी, t की वैल्यू या तो 1 आएगी या तो 2 आएगी। t की वैल्यू 1 रख सकते हैं हम इक्वेशन में, इक्वेशन कहाँ था मेरा, ये मेरा इक्वेशन था। t की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए आया, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, y इज 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4a, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4a। इक्वेशन मेरे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। हमें कभी भी टेंजेंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में जो चीज़ पहले आनी चाहिए कि हम
कर्व को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। कभी भी नॉर्मल की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि कर्व को डिफरेंशिएट करके हम टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं और टेंजेंट के स्लोप से हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं। उस स्लोप का इस्तेमाल करके हम उस लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। हमको सिर्फ एक डेटा और चाहिए, किसी एक पॉइंट, कोई टेंजेंट या नॉर्मल पे कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर हमें एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, हमें उसका स्लोप पता है, तो हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है। नाउ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा रोल है ये समझने में कि कोई भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज में भी किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। मैं जब भी कई बार मैं एम्फेसाइज कर चुका अपने पुरानी भी वीडियोस में कि आप जब भी किसी फंक्शन को सोचते हो तो दो तरीका है। एक तो आप अलजेब्रिकली सोच सकते हो, दूसरा आप उसको ग्राफिकली सोच सकते हो। मेरा पर्सनल हमेशा एम्फेसाइज होता है ग्राफ्स पे। आप जितना ज़्यादा कमांड आपका ग्राफ्स पे है, जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी ग्राफ्स की है, उतना ज़्यादा आप फास्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। अलजेब्रिक में क्या होता है कि पेन उठाकर सॉल्व करना पड़ता है। ग्राफ में क्या होता है कि आप इमेजिन कर सकते हो चीज़ों को, तो बहुत जगह पे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले तो हम आते हैं किसी भी कर्व में अगर टेंजेंट का जो भी स्लोप होता है, जिसको हम dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एंगल छोटा है और एंगल बड़ा है तो मेरा tan थीटा की वैल्यू एंगल के अकॉर्डिंग 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करती है। यानी कि थीटा बड़ा होगा तो tan थीटा बड़ा होगा, यानी कि dy by dx मेरा बड़ा होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 से 90 डिग्री में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, 90 से 180 डिग्री में tan थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है। हम स्लोप की बात करें, या तो वो 0 से 90 डिग्री में होगा या तो मेरा स्लोप 90 से ज्यादा होगा। तो 90 से ज्यादा स्लोप का मतलब निगेटिव होता है, 90 से कम स्लोप का मतलब पॉजिटिव होता है। और इस स्लोप में मेरा tan थीटा इंक्रीज करता है। ठीक है, 0 से 90 के बीच में मेरा tan थीटा इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई कर्व लेता हूं, अगर वो इंक्रीजिंग है, मान लो इंक्रीजिंग है, तो इसके किसी भी पॉइंट पे जब मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उसका एंगल हमेशा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। यानी कि dy by dx की वैल्यू जो tan थीटा आती है वो हमेशा पॉजिटिव जोन में होगी। यानी कि dy by dx की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम ये मान सकते हैं कि मेरा कर्व इंक्रीजिंग है। x बढ़ने के साथ मेरा y भी बढ़ेगा, x और बढ़ाएंगे मेरा y और बड़ा हो जाएगा। यानी कि x के साथ y बढ़ रहा है, कर्व इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि dy by dx की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, या फिर tan थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आनी चाहिए। तो हम किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करके ये पता कर सकते हैं कि कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इन केस कर्व अगर डिक्रीजिंग है, यानी कि x के लिए यहाँ पे y ये आ रहा है, अगले x के लिए यहाँ पे y ये आ रहा है, यानी कि y मेरी डिक्रीज हो रही है x बढ़ने के साथ। x मेरा बढ़ रहा है, x 1 था, अभी मैंने 5 कर दिया, मान लो y पहले मान लो 5 था, अब जो है 3 हो गया। तो यानी कि x को बढ़ा रहे हैं तो मेरा y डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो मेरा स्लोप बनेगा टेंजेंट का, वो जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो मेरा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि dy by dx की वैल्यू tan थीटा होगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव जोन में है। तो dy by dx बेसिकली अगर लेस देन 0 है, अगर लेस देन 0 है तो कर्व मेरा y जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो y मेरा डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कर्व को डिफरेंशिएट करके ये पता कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। dy by dx अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, dy by dx अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम इंक्रीजिंग फंक्शन में हम ये पता कर सकते हैं कि कॉन्केविटी अप होगी या कॉन्केविटी डाउन होगी। उस पर आते हैं। हम कोई कर्व लेते हैं, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग कर्व की बात करते हैं, यानी कि fx की वैल्यू इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कर्व की बात करते हैं। इंक्रीजिंग कर्व का मतलब ये हुआ कि x यहां पे छोटे x के लिए छोटा y, बड़े x के लिए बड़ा y। अब ये x और y के बीच में कर्व या तो ऐसे बनेगा, या तो कर्व ऐसे बनेगा, यानी कि कॉन्केविटी अपवर्ड होगी, या तो कर्व मेरा ऐसे बनेगा।
यानी कि कॉन्केविटी मेरी डाउनवर्ड होगी। कॉन्केविटी अपवर्ड कब होगी, कॉन्केविटी डाउनवर्ड कब होगी, ये भी हम डिफरेंशिएशन से पता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा। एफ डैश एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो ये कंक्लूजन आया। और डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं कॉन्केविटी अपवर्ड है तो इनिशियल पॉइंट पे अगर हम देखें तो tan थीटा जो आएगा, और आगे के पॉइंट पे जो हम देखें जो tan थीटा आएगा, मान लो अल्फा है, ये tan अल्फा है, तो मेरा थीटा से अल्फा बड़ा होगा। अल्फा बड़ा हो रहा है तो tan अल्फा भी बड़ा हो रहा है। tan अल्फा बड़ा हो रहा है का मतलब यह है कि डी वाई बाई डी एक्स मेरा इंक्रीजिंग है यानी कि कॉन्केविटी अपवर्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स को मैं अनदर फंक्शन से डिनोट करूं तो जी एक्स की वैल्यू, जैसे एफ एक्स इंक्रीजिंग था तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो था, जी एक्स अगर इंक्रीजिंग होगा तो जी डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। जी डैश एक्स क्या है, जी एक्स का डिफरेंशियल, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब जी डैक्स ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जी एक्स मेरा इंक्रीजिंग है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग है। डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, कॉन्केविटी अपवर्ड है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन तो ये निकला कि डी वाई बाई डी एक्स अगर मेरा पॉजिटिव है तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपवर्ड है। इसका ठीक रिवर्स अगर आप देखो, इसमें देखो जिसमें मेरा कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, मेरा कॉन्केविटी मेरा कर्व जो है कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा तो क्या होगा, इनिशियल पॉइंट पे अगर आप स्लोप लोगे तो इसका जो एंगल बनेगा, और आगे के पॉइंट पे जो स्लोप लोगे इसका जो एंगल बनेगा, आगे के पॉइंट पे मेरा एंगल छोटा होता जाएगा। आगे के पॉइंट पे एंगल छोटा होने का मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू छोटी होती जाएगी, यानी कि मेरा जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो अगला मैं केस लेता हूं जब कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी। ठीक है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड वाला केस लेते हैं। इन दैट केस अगर मैं एक फंक्शन जी एक्स की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स करूं तो ये डिक्रीजिंग होगी, मेरी डिक्रीजिंग होगी। और डी वाई बाई डी एक्स डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट शुड बी लेस देन जीरो, दैट शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम एफ एक्स के लिए देखते थे कि इंक्रीजिंग था तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन जीरो था। यहां पे जी एक्स डिक्रीजिंग है तो जी डैश एक्स लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमने एफ एक्स इंक्रीजिंग के केस में पढ़ा। एफ एक्स डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, मैं कर्व लेता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक पॉइंट एक्स ये, एक पॉइंट एक्स ये, एक्स से वाई की वैल्यू मेरी डिक्रीज हो रही है पहले से, तो यहां से यहां तक पहुंचने का दो तरीका है, कॉन्केविटी अपवर्ड, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। दो तरीके हो सकते हैं। कॉन्केविटी अपवर्ड का केस लेते हैं। कॉन्केविटी अपवर्ड है, अपवर्ड के केस में क्या होगा, इनिशियल पॉइंट पे जो मेरा स्लोप आएगा और आगे के पॉइंट पे जो मेरा स्लोप आएगा, मान लो मैं एक्स को यहां बढ़ाता हूं तो ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको थीटा बोलूं, इसको अल्फा बोलूं, तो एक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेरा एंगल जो है बड़ा होता जाएगा। कॉन्केविटी अगर अपवर्ड है, कॉन्केविटी अपवर्ड है, ठीक है, 90 से अपन 180 डिग्री तक बढ़ते हैं। एग्जैक्टली 90 डिग्री पे tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, प्लस इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तो, और अगर राइट साइड से अप्रोच करूं तो मेरा माइनस इनफाइनाइट। तो मेरा tan का जो ग्राफ होता है ना, tan का ग्राफ अगर आपको याद होगा, बेसिकली हम -π/2 पे, +π/2 पे, आगे 3π/2 पे हम एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसे ग्राफ बनता है, इसके बीच में ऐसे ग्राफ बनेगा। तो देखा जाए तो हमेशा जो है tan का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, हमेशा इंक्रीजिंग होता है। कॉन्केविटी कभी अपवर्ड होती है, कभी कॉन्केविटी डाउनवर्ड होती है, लेकिन इंक्रीजिंग होता है। तो tan का ग्राफ जो है हमेशा इंक्रीजिंग होता है, यानी कि थीटा अगर बढ़ेगा तो tan मेरा वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो कॉन्केविटी अपवर्ड होने का मतलब है dy/dx
मेरा इंक्रीजिंग है। सबसे पहले बात तो एफ एक्स मेरा डिक्रीजिंग, हम डिक्रीजिंग का केस ले रहे हैं, एफ एक्स मेरा डिक्रीजिंग का केस ले रहे हैं। एफ एक्स डिक्रीजिंग का मतलब है डीवाई बाई डी एक्स जो है लेस देन जीरो है, सबसे पहला कंक्लूजन। सेकेंड थिंग, डीवाई बाई डी एक्स चूंकि इंक्रीजिंग है तो मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स टू पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो अगर डीवाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो है और डी टू वाई बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि डीवाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो मतलब एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू ग्रेटर देन जीरो का मतलब कॉन्केविटी मेरा अपवर्ड होगी, कॉन्केविटी मेरी अपवर्ड होगी। इसका ठीक उल्टा होगा, डीवाई बाई डी एक्स अगर मेरा लेस देन जीरो है, मेरा एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीजिंग होगी, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू लेस देन जीरो है तो मेरी कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी कि कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये चीजें हम फंक्शन में एनालाइज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी मेमोराइज करने जैसा नहीं, मैं इसका टेबल फॉर्म बना के चाहे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा, पर मैं पर्सनली बोलूंगा कि हर बार जब भी आप इस चीज को रिवाइज करते हो ना तो आप अपना टेबल खुद से बनाओ, इसलिए क्योंकि ये जो पार्ट है ना ये क्लियर कट रीजनिंग है। जो अभी तक आपने समझा डीवाई बाई डी एक्स को, उसका सीधा सीधा एप्लीकेशन है, उससे आप फंक्शन को एनालाइज कर रहे हो। हम एक दो फंक्शन को एग्जाम्पल देकर अभी सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये पार्ट रीजनिंग है, मीन्स आपका आर्ग्यूमेंट डेवलप हो रहा है। तो आप किसी भी फंक्शन को, जितने भी आपने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े, फंक्शन को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप फंक्शन बार बार रिपीट होता है। आपने एक फंक्शन को नॉर्मल पढ़ा, जैसे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे लॉगरिथमिक फंक्शन, जितने भी मेरे एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एक्स हो गया, एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स हो गया, एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स माइनस ए हो गया, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें, पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करें, जितने भी मेरे फंक्शन होते हैं आपने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा, डिफरेंशिएशन में फिर से सारे फंक्शन का डिफरेंशियल पढ़ा, इंटीग्रेशन में फिर से सारे फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, और ग्राफ में आपने सारे फंक्शन का ग्राफ पढ़ा। तो फंक्शन जो मेरे स्टैंडर्ड फंक्शन है, जो 25-30 फंक्शन है, वो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा ये एक बात बोलता हूं कि जब भी आप फंक्शन पढ़ो तो हमेशा उसको ग्राफिकली सोचो, ग्राफिकली सोचो। जितना ग्राफ में देखोगे, चीज़ों को विजुलाइज करोगे, उतना ज़्यादा इजिली चीज़ें समझ में आएंगी। मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, एक्स की वैल्यू डाल के भी देख सकते हो। और दूसरा, अगर आपको ग्राफ पता है, साइन एक्स का ग्राफ पता है, तो आपको पता है किस किस रेंज में एक्स की वैल्यू डिक्रीज करेगी, किस रेंज में जाके फिर से इंक्रीज करेगी। 10x का ग्राफ पता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि हमेशा ये इंक्रीज ही करेगा। ओनली थिंग इसकी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी एक ग्राफ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेना चाहोगे? log x, y इज इक्वल टू log x को देखते हैं। y इज इक्वल टू log x का ग्राफ याद है? y इज इक्वल टू log x का ग्राफ कैसे बनता है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, लगभग ये ग्राफ होता है log x का। ठीक है, यानी कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है लेकिन कॉन्केविटी मेरी डाउनवर्ड है। तो log x को, और इस केस में कंडीशन ये होती है कि x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। वाई? क्योंकि x पॉजिटिव के लिए ही log डिफाइंड है, log के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। log x को हम dy बाई डी एक्स कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स का मतलब 1/x आ गया। 1/x का मतलब x चूंकि पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो है, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि log x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटा, अब हम ये देखते हैं कि इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है तो इसका मतलब यह है कि इसका स्लोप जो है डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि dy बाई डी एक्स डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी कि d2y बाई डी एक्स टू निगेटिव आना चाहिए। d2y बाई डी एक्स टू निकालते हैं, इसमें d2y बाई डी एक्स टू करेंगे तो क्या आ जाएगा? x टू द पावर -1 है तो -1/x² आ जाएगा। एक्स स्क्वायर मेरा हमेशा पॉजिटिव है, किसी भी नंबर को मैं जब स्क्वायर करता हूं तो उसका हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर पॉजिटिव नंबर है 2 × 2 तो भी 4 होगा, और अगर -2 × -2 करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। तो किसी भी केस में स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आना है। ठीक है, स्क्वायर निगेटिव वैल्यू का भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू का भी पॉजिटिव आएगा। लकीली एक्स तो वैसे ही पॉजिटिव है क्योंकि log x में है, तो ये पार्ट मेरा पॉजिटिव है और इसके आगे माइनस साइन लगा है, यानी कि ये पार्ट मेरा 100% निगेटिव होगा, लेस देन जीरो होगा।
और लेस देन जीरो होने का मतलब ये है कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कॉन्केविटी मेरी डाउनवर्ड है। ठीक है, तो आप इस चीज को अल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हो कि मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड है। अगर आपको ग्राफ पता है log x का या ड्रॉ करना आता है तो आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड है और मेरा इंक्रीजिंग y = e⁴x का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है हमेशा। e⁴x e मेरा 2.11 समथिंग आता है। x की वैल्यू अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इन दैट केस e⁴x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव आएगा सेकेंड थिंग d2y/dx2। d2y/dx2 वो क्या आएगा, वो भी e⁴x आएगा, यानी कि वो भी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है कि मेरा स्लोप भी इंक्रीजिंग होगा, कॉन्केविटी मेरी अपवर्ड होगी। ठीक है, अब एक कर्व लेते हैं। हम कर्व को बनाएंगे नहीं, कर्व को ड्रॉ कर देने से हमारा सारा रिजल्ट सामने आ जा रहा है। हम एक कर्व लेते हैं y = 1/x। y = 1/x। इसके बारे में जो भी कुछ पता करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन की मशीन चला दो। तो dy/dx क्या हो जाएगा, x⁻⁻1 -1/x²। x की वैल्यू चाहे जो भी हो, x² हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि dy/dx हमेशा लेस देन 0 होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। और dy/dx लेस देन 0 होने का मतलब क्या होता है कि मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। पहली चीज। दूसरी चीज, कॉन्केविटी के बारे में हम पता करना चाहें। अब इसमें d2y/dx2 करते हैं तो क्या हो जाएगा, -x⁻⁻2 है तो ये 2/x⁻³ हो जाएगा, x³ आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो कहने का मतलब है कि x भी ग्रेटर देन 0 है। और इसकी वैल्यू अगर x लेस देन 0 होगा तो x³ भी निगेटिव हो जाएगा, तो ये d2y/dx2 भी लेस देन 0 होगा। यानी कि ग्रेटर देन 0 के केस में, ये वाला जो केस है फर्स्ट वाला केस, फर्स्ट वाले केस में मेरा कॉन्केविटी अपवर्ड होनी चाहिए, सेकेंड वाले केस में कॉन्केविटी डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है, 1/x का ग्राफ ड्रॉ करें। 1/x का ग्राफ कैसे बनता है, छोटा सा मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये x ये y। जब हम x की वैल्यू बड़ी करते हैं, जैसे x की वैल्यू 2 करेंगे तो 1/2 आएगी, x की वैल्यू 5 करेंगे तो 1/5 हो जाएगी। तो 1/2 से 1/5 छोटा है, यानी कि x की वैल्यू को हम बड़ा करते जाएंगे तो मेरा डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, मेरा y की वैल्यू छोटी होती जाएगी, यानी कि ये ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, सेम चीज निगेटिव में देखते हैं। x की वैल्यू -2 करेंगे तो -½ आएगा, x की वैल्यू -5 करेंगे तो -1/5 होगा। -½ मेरा छोटी वैल्यू है, वहां पे 1/2 मेरी बड़ी वैल्यू थी, यानी कि यहां पे ये चीज क्या होगा, x की वैल्यू हम पॉजिटिव जा रहे हैं, वैसे तो मेरा डिक्रीजिंग ही है, लेकिन ग्राफ जो है मेरा 2 पे यहां कहीं आएगा और 5 पे यहां कहीं आएगा, -1/5। तो सॉरी -5, तो -5 -2 +2 +5 आप कर्व ड्रॉ करके देखोगे, ये -½ ये -1/5, तो इस तरह से कर्व आएगा। यानी कि ग्रेटर देन 0 में कॉन्केविटी अपवर्ड है और x की वैल्यू लेस देन 0 पे कॉन्केविटी मेरी डाउनवर्ड है। यही चीज हम d2y/dx2 से हम अभी प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, कॉन्केविटी अपवर्ड और डाउनवर्ड हो गया। कॉन्केविटी का ठीक उल्टा कॉन्वेक्सिटी होता है। तो आपका ये जो हम्प वाला पार्ट है, ये ऊपर हम्प है, जो चांद है, इसको हम कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें आपका कटोरा बन रहा है, उसको हम कॉन्केविटी बोलते हैं। इसको कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं, इसको कॉन्केविटी बोलते हैं। तो ये जो कटोरे वाला पार्ट अगर नीचे है तो हम ये बोलते हैं कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, या फिर कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड और कॉन्केविटी डाउनवर्ड दोनों सेम ही बात है। मैंने कहा सारा रामायण पढ़ा दिया, अभी लोगों को क्या पता, यही नहीं पता हो कि कॉन्केविटी किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्सिटी किसको बोलते हैं।
तो इसको भी समझाना जरूरी है। अगर नहीं पता था तो ये जानने के बाद फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, ठीक है। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? मोनोटोनिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही होता है, अगर डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ही होता है। वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, ठीक है। हो सकता है कि कॉन्केविटी अपवर्ड हो सकता है कि कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो, या फिर कॉन्वेक्सिटी की बात करें तो कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकती है। बट पॉइंट ये है कि मोनोटोनिक फंक्शन वो होता है जो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता है, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहता है और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहता है। फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शंस आउटपुट इधर ऑलवेज गोज अप और ऑलवेज गो डाउन, या तो हमेशा ऊपर जाएगा या तो हमेशा नीचे ही जाएगा। ऐसा नहीं करेगा एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? लाइन। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन ऐसे भी बन सकती है, तो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रहेगी, x आगे बढ़ाते जाओगे y की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ठीक है। लाइन ऐसे भी बनती है, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगी, x की वैल्यू आगे बढ़ाओगे y की वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन में लाइन जो है मोनोटोनिक फंक्शन है। सर्कल, सर्कल का क्या हिसाब है? सबसे पहली बात तो सर्कल फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि एक x के लिए जब दो y मिलने लगे ना तो आप समझ लो ये फंक्शन नहीं है, इसको हम रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन के डेफिनेशन में ये चीज है कि एक x के लिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल मिलना चाहिए। हो सकता है एक y के लिए दो x मिल जाए, वो चलेगा, पर एक x के लिए दो y नहीं हो सकता। अगर एक x के लिए दो y हो रहा है तो पहले तो फंक्शन ही नहीं है, यानी कि सर्कल मेरा फंक्शन ही नहीं है। पैराबोला, ये वाला पैराबोला होगा तो क्या होगा? एक x के लिए दो y मिल रही है, यहां भी एक y यहां भी एक y, एक ही x पे, तो ये भी फंक्शन नहीं हुआ। ये वाला पैराबोला फंक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा पैराबोला भी तो होता है। ये वाला पैराबोला भी तो होता है जिसमें मेरा कॉन्केविटी अपवर्ड होती है। ये वाला पैराबोला होता है जिसकी इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये वाला जो पैराबोला था इसका इक्वेशन था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका ठीक रिवर्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला में यहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है और यहां पे इंक्रीजिंग है, ठीक है। आधे में डिक्रीजिंग, उसके बाद इंक्रीजिंग, यानी कि पैराबोला क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही कर रहा है, एक पॉइंट के बाद इंक्रीज करना शुरू हो जा रहा है, तो पैराबोला भी मोनोटोनिक फंक्शन में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स कैसे ड्रॉ करते हैं? मॉड एक्स का कर्व ऐसे बनता है, ठीक है। मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं। ये मॉड एक्स का कर्व है, तो मॉड एक्स का कर्व भी मोनोटोनिक फंक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा x पहले तो y मेरा डिक्रीज कर रहा है और फिर मेरा इंक्रीज करने लग रहा है। तो ये सिंगल डायरेक्शन नहीं है कि भाई इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करते जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही करते जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करता जाता तो मेरा ये फंक्शन मोनोटोनिक हो जाता। तो इस केस में मेरा मोनोटोनिक नहीं हुआ। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं, y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये कर्व होता है, इंक्रीजिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि मोनोटोनिक फंक्शन है। ई टू पावर एक्स क्या है? लॉग एक्स मोनोटोनिक फंक्शन, ई टू द पावर एक्स मोनोटोनिक फंक्शन। साइन एक्स का क्या हिसाब है? साइन एक्स का क्या हिसाब है? साइन एक्स क्या होता है बेटा? साइन एक्स का कर्व कैसे बनता है? इसीलिए तो इसको साइनोसोइडल कर्व बोलते हैं। साइनोसोइडल कर्व का मतलब है भाई एक लिमिट तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो साइनोसोइडल कर्व भी अलग अलग इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है, मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है ना, जैसे साइन थीटा की कर्व की बात करते हैं हम लोग, लाइफ से जुड़े मुहावरे बोलते हैं साइन कर्व के बारे में, जैसे कि यार उसका बिजनेस जो है ना साइनोसोइडल कर्व की तरह चल रहा है। साइनोसोइडल कर्व का मतलब न तो ऊपर जा रहा है न तो नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जाता है फिर घाटा हो जाता है, फिर फायदा हो जाता है, फिर घाटा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं साइन कर्व, ठीक है। लाइफ जो है साइनोसोइडल कर्व की तरह चल रही है, पढ़ाई मेरी साइनोसोइडल कर्व की तरह चल रही है। कहने का मतलब यह है कि अच्छे से नहीं हो रही है, कभी बहुत अच्छी होती है, कभी खराब होती है, कभी बहुत अच्छी होती है, कभी खराब होती है। इसको हम बोलते हैं साइनोसोइडल कर्व, ठीक है। साइनोसोइडल कर्व मतलब एक रेंज में इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, और ये एक रेंज से ऊपर नहीं जाता, एक रेंज से नीचे नहीं जाता,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइनोसोइडल कर्व। साइनोसोइडल कर्व मोनोटोनिक होता है नहीं होता है। तो इस तरह से आप बाकी के फंक्शन को एनालाइज करो कि मोनोटोनिक फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है। हमने मॉड एक्स की बात कर ली, लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सब आप एनालाइज करो। हर एक फंक्शन को जो अभी तक पढ़ा है स्टैंडर्ड फंक्शन, उनकी लिस्ट निकालो और उन सारी लिस्ट में एक एक फंक्शन के ग्राफ के हिसाब से सोचो कि ये मोनोटोनिक है या नहीं है, ये इंक्रीजिंग है या नहीं है, डिक्रीजिंग है या नहीं है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो इसका dy by dx क्या आना चाहिए, इसका d2y by dx2 क्या आना चाहिए, वो आप सेल्फ एनालिसिस करो। पढ़ाने को मैं हर चीज़ यहाँ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक पार्ट होता है ना सेल्फ स्टडी का, खुद की एनालिसिस। जब आपकी खुद की एनालिसिस डेवलप होगी तो आप भी देखोगे ना कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है बहुत ही अलग लेवल पे चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मुझे इस फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। इस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को चूज इसलिए किया क्योंकि इसमें एक मेरा बड़ा ही फेवरेट टूल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वेवी कर्व मेथड। शॉर्टकट में बता देता हूं कि वेवी कर्व मेथड काम कैसे करता है। वेवी कर्व मेथड से हम कैसे चीजों को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन बनता है, तो मैं एफ एक्स की वैल्यू जीरो करके x की डिफरेंट वैल्यू निकाल लेता हूं, a b c ऐसे करके निकाल लेता हूं। मान लो कि एफ एक्स को मैं लिख रहा हूं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, है ना। और मुझे ये पता करना है कि इट इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो। मुझे इन इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना है। इन इक्वेशन की तरह हम क्यों सॉल्व करेंगे, एक तो होता है इक्वेशन जहां पे इक्वालिटी का साइन लगता है, और जहां पे मेरा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज होता है, उसको हम इन इक्वेशन बोलते हैं। इक्वालिटी वाले साइन में तो आपको डिस्क्रीट वैल्यू मिल जाती है। जहां पे ग्रेटर देन, लेस देन वाली बात आ जाती है ना, वहां पे मेरे को डिस्क्रीट वैल्यू नहीं मिलती है, रेंज मिलता है। इस रेंज में फंक्शन ग्रेटर देन जीरो है, इस रेंज में फंक्शन लेस देन जीरो है। तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को पहले छोटे छोटे ब्रैकेट्स में ब्रेक कर लेते हैं और हम तीनों रूट निकाल लेते हैं, ए बी सी। मान लो ए सबसे बड़ा था, बी उससे छोटा था, सी उससे छोटा था। हम एक लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, और कर्व को यहां पे हम लाइन के ऊपर से स्टार्ट करते हैं और हर एक पॉइंट पे इसको स्विच मारते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में कर्व पॉजिटिव है, इस पार्ट में निगेटिव है, इस पार्ट में पॉजिटिव है, इस पार्ट में निगेटिव है। यहां से हम ये डिसाइड करते हैं कि कर्व किस किस रेंज में ग्रेटर देन जीरो होगा, किस किस रेंज में लेस देन जीरो होगा। फॉर एग्जांपल, इस केस में कर्व ग्रेटर देन ए पे हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू जो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी आया है, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर द रेंज ए टू इनफाइनाइट। और दूसरा सी टू बी में भी ये मेरा ग्रेटर देन जीरो है, और बी टू ए में लेस देन जीरो है, माइनस इनफाइनाइट से सी तक में लेस देन जीरो है। तो ये वेवी कर्व मेथड होता है। हम किसी भी फंक्शन को पहले तो रूट्स निकालते हैं, उन रूट्स को हम एक लाइन पे हम ड्रॉ कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फिर हम सबसे पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को अलजेब्रिकली समझो। अगर x की वैल्यू a से बड़ी होगी तो ऑब्वियसली b और c से भी बड़ी है, क्योंकि a ही सबसे बड़ा था, उससे भी बड़ा हो गया, तो a b c तीनों से बड़ा हो गया। तीनों से बड़ा हो गया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x माइनस ए भी पॉजिटिव, 4 माइनस 3 भी पॉजिटिव, 4 माइनस 2 भी पॉजिटिव, 4 माइनस 1 भी पॉजिटिव, यानी कि x सबसे बड़ा है तो तीनों ब्रैकेट मेरे पॉजिटिव आए। जब मेरे तीनों ब्रैकेट पॉजिटिव आते हैं तो मल्टीप्लीकेशन मेरा ग्रेटर देन जीरो हुआ। x की वैल्यू a से b के बीच में है, यानी कि a से छोटी हो गई। a से छोटी होती ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इन दैट केस फंक्शन मेरा निगेटिव हो गया, यानी कि लेस देन जीरो हो गया a से b के बीच में। b से भी छोटा हो गया, x माइनस ए निगेटिव, x माइनस बी भी निगेटिव, x माइनस सी क्या हो जाएगा, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बी और सी के रेंज के बीच में फिर से पॉजिटिव हो जाएगा और सी के नीचे फिर से निगेटिव हो जाएगा। ये हमारा वेवी कर्व मेथड है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज होने के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो होनी चाहिए। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसमें 3/2 x टू द पावर 4 को 4x क्यूब माइनस 6x, ये हो गया। 2 से 2 कट गया, 3 इंटू 2 6x क्यूब माइनस 6x। ठीक है, 6x कॉमन कर लिया, x स्क्वायर माइनस 1 हो गया,
6x कॉमन कर लिया, x माइनस 1 x प्लस 1 हो गया। 3 रूट मिले, 0 1 माइनस 1। हम वेवी कर्व मेथड में ड्रॉ कर देते हैं। सबसे ऊपर 1 आया, बीच में 0 आया, यहाँ पे माइनस 1 आया, और हम पॉजिटिव साइड से चलते हैं। ठीक है, ये मेरा वेवी कर्व बना, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मेरा dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, यानी कि फंक्शन y इंक्रीजिंग कब है? जब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 किस रेंज में है? -1, x इज एलिमेंट ऑफ -1 to 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। पहला सोल्यूशन। y की वैल्यू डिक्रीजिंग कब होगी? जब dy बाई डी एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो हमने दो रेंज निकाल दिया। dy बाई डी एक्स जब ग्रेटर देन 0 था, dy बाई डी एक्स जब लेस देन 0 है। नेक्स्ट पे आते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है? रोल्स ने अपने नाम से एक थ्योरम बना दिया, जिसको आप अलजेब्रिकली समझो तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा समझने में, लेकिन इसको हम ग्राफिकली समझेंगे कि ये रोल्स कहना क्या चाहता है। रोल्स थ्योरम में क्या बोलता है? इफ अ फंक्शन f इज रियल वैल्यूड डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल a, b सच दैट। सबसे पहला कंडीशन रोल्स थ्योरम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन क्या है? इट इज कंटिन्यूअस इन a, b एंड इट इज डिफरेंशिएबल इन a, b। कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है कि किसी भी कर्व का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूं, यानी कि ऐसे या फिर ऐसे बिना पेन उठाए मैं ड्रॉ कर सकता हूं। लेकिन सपोज अगर कोई फंक्शन है जो एक रेंज में ऐसे चल रहा है और फिर उसके बाद ऐसे चल रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। 10x का कर्व देखो, 10x यूं करके चलता है, फिर यूं करके चलता है, फिर यूं करके चलता है। इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इधर से जाओगे तो ये वैल्यू आएगी, इधर से जाओगे तो ये वैल्यू आएगी, इधर से जाओगे तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, इधर से जाओगे तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो 10x का कर्व डिसकंटिन्यूअस है, हमको पेन बार बार उठाना पड़ता है। तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ना, वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे कंटिन्यूटी होती है वहां पे वो डिफरेंशियल नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो गया तब तो बात ही खत्म हो गई, डिफरेंशियल ही नहीं रहा। और किस केस में फंक्शन जो मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होता है? अगर मेरा फंक्शन मान लो ऐसे गया और अचानक शार्प टर्न है, यानी कि किंक बन रहा है, इस किंक पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों? हम लोग फंक्शन डिफरेंशिएबल ना होने का मतलब अलजेब्रिकली जब पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हम डिक्लेयर कर देते हैं, भाई घोषणा कर देते हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ना होने का, टाइमर चल रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ना होने का मतलब क्या होता है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जब मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो मेरा स्लोप कुछ अलग आ रहा है, और इधर से अप्रोच करूंगा तो मेरा स्लोप कुछ अलग आ रहा है। यानी कि ये दोनों स्लोप, डेरिवेटिव क्या दिखाता है? स्लोप ही तो दिखाता है। ये दोनों स्लोप इक्वल है ही नहीं। इक्वल नहीं होने का मतलब है कि उस पॉइंट पे इधर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और या फिर फंक्शन में किंक बन रहा है, यानी कि स्मूथ फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर किंक भी बन रहा है ना तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अब इस चीज को आप अलजेब्रिकली प्रूव करते रहो। अगर आपको ग्राफ पता है ना तो ग्राफ में आप देख के समझ सकते हो कि भाई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रोल्स थ्योरम की बात ही कहां से आ गई, है ना। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रोल्स थ्योरम में, सबसे पहले तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मैं पर्सनली मानता हूं कि इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैंने लिख दिया डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस तो है ही, तो कंटिन्यूअस को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हम रोल्स थ्योरम की बात करते हैं। रोल्स थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी फंक्शन है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे और दूसरे पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर वैल्यू सेम है इसकी, तो कर्व इस पॉइंट से इस पॉइंट तक या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा। बीच में एक पॉइंट 100% आएगा जहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होने वाली है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होने वाला टेंजेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली तो हमको समझ में आ ही रहा है कि भाई अगर y
और y ये इक्वल हैं, तो या तो फंक्शन ऐसे जाएगा तो भी एक पॉइंट बनेगा लोवेस्ट पॉइंट, और या ऐसे जाएगा तो एक अपर हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, जहां पे मेरा कर्व जो है, मैं वैसे देखूं कर्व ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और उसके बाद ऐसे होगा, तो यानी एक पॉइंट आएगा जहां पे मेरा स्लोप जो है जीरो हो जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहां पे मेरा स्लोप जीरो हो जाएगा। तो स्लोप जीरो हो जाएगा, यही रोल्स बोलता है कि इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए और एफ बी अगर इक्वल है तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी का मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, यानी कि सी एक पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे आके मेरा स्लोप जीरो होगा। ठीक है, रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन बेसिकली एप्लीकेबिलिटी पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, और दूसरा ये एक तरह का लॉजिक है कि आप समझ सकते हो कि दो पॉइंट के बीच में अगर कर्व मेरा टर्न ले रहा है तो एक पॉइंट आएगा जहां पे मेरा डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप मेरा जीरो होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स वेयर एक्स की वैल्यू -1 से +1। मॉड एक्स का ग्राफ अगर याद है, मैं पहले भी बता चुका हूं, 10 बार बता चुका हूं, मॉड एक्स का ग्राफ अब तक आप लोगों को रट जाना चाहिए। ये मेरा मॉड एक्स है। ठीक है, मॉड एक्स का ग्राफ ये है, एक्स की वैल्यू प्लस हो या माइनस हो, वाई की वैल्यू हमेशा प्लस ही आएगी। -1 से +1 रेंज है, -1 से +1 रेंज है। देखने वाली बात है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन किंक बन रहा है, किंक बन रहा है। किंक बनने का मतलब यह है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो मेरा रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं है, बात ही खत्म। ठीक है, अगला एफ एक्स की वैल्यू 5 + x - 1 टू द पावर 2/3 वेयर x इज एलिमेंट ऑफ 0 से 3। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखो, जिस x - 1 टू द पावर 2/3 जिसमें हमारा कर्व क्लियर है, वहां तो हम कर्व से देख सकते हैं। जहां पे हमारे कर्व बनाने में इमेजिनेशन की प्रॉब्लम है, वहां पे हम अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। पहले एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। x - 1 टू द पावर 2/3 को अगर 2/3 - 1 करूंगा तो x - 1 टू द पावर 1/3 - 1/3 ये आएगा। x - 1 टू द पावर 1/3 में प्रॉब्लम क्या है, x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। यानी कि x की वैल्यू 1 पे मेरा dy बाई डी एक्स इनफाइनाइट हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। नॉट डिफाइंड का मतलब dy बाई डी एक्स मेरा एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन अगेन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, x की वैल्यू 1 जो है 0 और 3 के रेंज के बीच में आ रही है, यानी कि यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम मेरा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एफ एक्स की वैल्यू 10x वेयर x की वैल्यू 0 से पाई। 10x तो 100 बार मैं रट चुका हूँ, बोल चुका हूँ, समझा चुका हूँ। 10x फंक्शन जो है मेरा कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ये मेरा कर्व बनता है 10x का। ठीक है, ये जो लाइन है ये मेरा π/2 है, ये 0 थी। ये वाली लाइन क्या है, -π/2। ये इसके बाद ये वाली लाइन क्या है, 3π/2। हम रेंज की क्या बात कर रहे हैं, हम रेंज बोलते हैं 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई, ये पाई है। इस रेंज में ये वाला जो π/2 वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे कर्व डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है। तो 0 से π/पाई में ये नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब ये हो गया कि नॉन डिफरेंशिएबल है। समझने वाली बात यह है कि 0 से पाई की रेंज जो है ना, 0 पे भी 10x की वैल्यू 0 है और पाई पे भी 0 है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे dy बाई dx की वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में 0 पे वैल्यू रखेंगे तो 5 + 1 टू द पावर 2/3 और 3 की वैल्यू रखेंगे तो 5 + 2 टू द पावर 2/3 यही आएगा। यानी कि बीच में एक रेंज बनेगी जहां पे एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, लेकिन फिर भी चूंकि कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए जो है ये मेरा पार्ट जो है उसको बाहर भेजो। गो
टाइमर चल रहा है, ठीक है, 43 minutes. हाँ 43 minutes. ठीक है, ठीक है। तो मेरा एक्स यहां पे भी जो है डिफरेंशिएबल नहीं था। लास्ट में आते हैं एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन 0 से 1, 3 माइनस एक्स व्हेन एक्स की वैल्यू 1 से 2। इसको डिफरेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल दें। ऊपर वाले को करेंगे तो 2x आ जाएगी, नीचे वाले को करेंगे तो -1 आ जाएगा। पॉइंट ये है कि 0 से 1, 1 से 2, 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। 1 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो 2 आएगा, और 1 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो -1 आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं हुआ तो कर्व अगर कंटिन्यूअस भी है ना तो किंक बन रहा है। अगर किंक बन रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो मेरा रोज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया चारों क्वेश्चन? और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। हम आते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम रोज थ्योरम का बड़ा भाई है। ठीक है, इन्होंने थोड़ी सी एनालिसिस को और आगे बढ़ा दिया। इन्होंने क्या बोला, कंडीशन वही सारी है, तीसरी कंडीशन बस फर्क है। पहला कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी। दूसरा कंडीशन क्या है, इट इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। लेकिन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी की कंडीशन नहीं रखी। इन्होंने क्या बोला कि देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी इन ए कॉमा बी, जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपन बी माइनस ए होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझाते हैं। किसमें, ग्राफ में। ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा फंक्शन है, मान लो ये मेरा, मान लो 2 पॉइंट लेते हैं, ये एफ था, ये एफ ए है, ये एफ बी है। ठीक है, ये ए पे था, ये बी पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में या तो ये रास्ता अख्तियार करेगा और या तो ये रास्ता अख्तियार करेगा, या तो कॉन्केव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो इस पॉइंट का स्लोप क्या आएगा, इस पॉइंट का स्लोप आएगा tan थीटा की वैल्यू आएगी, ये है मेरा एफ बी माइनस एफ ए और ये है मेरा b माइनस ए। ये टोटल b है, ये टोटल a है, तो b माइनस ए ये बचा, b माइनस ए, ये b माइनस ए। तो मेरा स्लोप क्या हुआ tan थीटा की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये यही चीज दिखा रहा है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी कि इस लाइन के पैरेलल 100% इस पे किसी न किसी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ की जा सकती है जो इसकी टेंजेंट बनेगी, चाहे वो कॉन्केविटी अपवर्ड हो चाहे कॉन्केविटी डाउनवर्ड हो। एक पॉइंट जरूर आएगा सी, इसको मैं सी बोल देता हूं, जहां पे एक्स की वैल्यू सी है। एक पॉइंट सी जरूर आएगा जहां पे टेंजेंट जो है इस लाइन के पैरेलल होगा। ये हम ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, इसी को लैग्रेंजेस ने अलजेब्रिकली समझाया कि कंटिन्यूअस है ए से बी में, डिफरेंशिएबल है ए से बी में, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी ए कॉमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। रोज थ्योरम की तरह लैग्रेंजेस थ्योरम में भी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप क्वेश्चन का अगर ग्राफ भी याद है ना तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये तो फंक्शन में किंक बनेगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप देखते ही बिना पेन उठाए आप सोल्यूशन दे सकते हो। मतलब स्पेशली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन में तो आप बिना सॉल्व किए ही आप सीधा टिक मारने के लिए पेन उठाओगे। तो ये फंडे जो है ना बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आप ग्राफिकली कितने स्ट्रांग हो फंक्शन को लेके स्पेशली। ठीक है, हम लोग फंक्शन में एक चैप्टर ग्राफ का भी ऑलरेडी मैंने बनाया है, लेकिन मैंने वो ट्रेडिशनल बोर्ड पे बनाया था, मैं एक बार डिजिटल बोर्ड पे भी बनाऊंगा। ठीक है, ग्राफ पे भी बात करेंगे। आज के लिए यहीं पे हम लोग रैप अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का इससे एडवांस वाला वर्जन पढ़ेंगे। अभी हम डिफरेंशिएशन पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 ये हो गया, अब हम पार्ट 3 पे आएंगे। पार्ट 3 हमारा इससे थोड़ा सा और एडवांस होगा। क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी सर्कुलेट करो कि वो भी मेरी वीडियोस का, मेरे हार्डवर्क का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मोटिवेट नहीं करोगे तो एक टाइम आएगा हार्डवर्क करते 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 मुझे लगेगा कि यार जब ना लाइक्स आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो किस बात का हार्डवर्क कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसलिए मोटिवेट करने की ज़रूरत है, मुझे तुम्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है, तुमको मुझे मोटिवेट करने की ज़रूरत है। थैंक यू।